सॉल्यूट की सॉल्यूशन को क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन एक मिनट, ये क्या लिखा है? The above experiment can be used to determine the molecular mass of solute provided by relative lowering of vapor pressure solution known, okay, simplifying किया है। एक क्वेश्चन करते हैं, relative lowering of vapor pressure produced by dissolving means हमें क्या दिया, WB दिया 7.2 ग्राम of substance in 100 gram of water, okay, W A दिया 100 gram of water is means okay 0.00715, okay, 00715. What is the molecular mass of substance? Okay, what is the molecular mass of vapor pressure produced by dissolving? Okay, तो ये हुआ हमारा वेपर प्रेशर, ये हुआ हमारा वेपर प्रेशर। नहीं देखो, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो कि हमारा वेपर प्रेशर है प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 7.2 ग्राम सब्सटेंस इन 100 ग्राम, मींस 7.2 ग्राम हुआ हमारा WB substance in 100 gram of water, okay, in 100 gram of water means यहाँ पर 100 ग्राम होगा हमारा weight of solvent is means हमें दे दिया relative lowering pressure 0.00715 हो गया हमारा relative lowering vapor pressure, okay. What is the molecular mass of substance means जो भी हमने substance WB डाला था उसका molecular mass means molar mass कितना होगा means हमें find करना है MB, ओके, MB। तो अब हम फॉर्मूला याद करेंगे, ओके, लेट्स फॉर्मूला याद करेंगे जिसमें हमें था P नॉट A माइनस PA डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू WB डॉट MA डिवाइड बाय WA डॉट MB, ओके, ऐसा था। WB into MA and MB into W, ओके, ये था हमारा फॉर्मूला। तो अगर हमने ये रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर का टोटल वैल्यू दी है जो कि है 0.00715, तो सिंपली हम पूरे में वैल्यू पुट कर देंगे 0.00715 और हमें 7.2 ग्राम दिया गया है WB मींस यहाँ पर WB दिया गया है 7.2 ग्राम मास ऑफ A। अब हमें A क्या दिया गया है, वाटर, और वाटर का मास होता है 18 ग्राम, ओके, 18 ग्राम। तो यहाँ पर MB में हम पुट करेंगे 18 और MA में MB हमें फाइंड करना है जो कि X लेते हैं और WA हमें क्या दिया है 100 ग्राम। तो जब हम सॉल्व करेंगे that 7.2 into 18 divided by MB means हमें फाइंड करना है डॉट 100, ओके, तो हमें मिलेगा 7.2 into 18, okay, 8 to the 16, 8 to the 56, 57, 0, 2 to the 2, 177, 6, 9, 12, 129, 129.6, 129.6 divided by 100, तो यहाँ पर 1.29 divided by MB is equal to 0.0011715, तो यहाँ पर MB will be equal to 1.29 divided by 0.00715। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें मोलर मास ऑफ B मिल जाएगा। मींस अगर मोलर मास ऑफ B हमें मिल गया तो हम ये भी पता चला सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है, ओके, एलिमेंट है। मींस मोलर मास हमें मिल गया मींस हमें Z मिल गया तो फिर हम कौन सा एलिमेंट है वो भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि व्हाट एक्चुअल द लोअर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, ओके। तो नेक्स्ट हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मींस यहाँ पर देखा क्या गया कि जब हम सॉल्यूशन में कोई भी एक रैंडम सॉल्यूशन में अगर हम कोई भी सॉल्यूट डाले तो जैसे कि हम मान ले एक ये प्योर सॉल्यूशन है मींस अकेला सॉल्वेंट है, ओके, अकेला सॉल्वेंट है। तो जब हम इसे बॉईल करते थे तब वो x टेम्परेचर पे मान लेते एक x टेम्परेचर पे बॉईल होता था। लेकिन जब हमने
उसमें सॉल्यूट डाला तब देखा गया कि वो x प्लस वाई, ओके, x प्लस वाई मीन्स एक टेम्परेचर में इंक्रीज आया कि और ज्यादा उसे टेम्परेचर में हीट करना होगा तब जाकर वो बॉयल होगा, मीन्स कहा गया इलेवेशन मीन्स बढ़ना, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ओके, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ मीन्स इन जब भी हम नंबर ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं कोई भी सॉल्यूशन में तो देखा जाता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फिर कंक्लूड किया गया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट किया गया डेल्टा टी बी से, ओके, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी, ओके, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था जिसमें पहले टेम्परेचर से ज्यादा अब ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है जब जाकर वो बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी को हम कहते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कहा गया m से, स्मॉल m। अब स्मॉल m क्या है हमारा मोलालिटी, ओके, मोलालिटी, मोलालिटी, ओके। तो यहाँ पर कहा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी से, तो यहाँ पर नेक्स्ट इज इक्वल प्रोपोर्शनलिटी साइन वाटर, यहाँ पर Kb कांस्टेंट लाया गया m, ओके। तो Kb कांस्टेंट वो हर सॉल्वेंट के लिए Kb इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, ओके, और सॉल्यूशन, ओके, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए Kb की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर m हमारे पास क्या था, m is equal to number of moles of B divided by weight of A in kg, ओके, ये था हमारा मोलालिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को क्या हम लिखेंगे WB by MB into WA, ओके, मींस ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मास इन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू नीचे था WA in kg, ओके, WA in kg। तो ये हो गया हमारी मोलालिटी। तो फिर अब फाइनल फॉर्मूला हुआ कि डेल्टा Kb डेल्टा Tb Tb का that Kb into WB by MB dot WA in kg, ओके। तो इससे हमें मिल जाएगा कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, Kb कांस्टेंट होगा सॉल्यूशन का वो दिया जाएगा, और Wb मींस नंबर ऑफ सॉल्यूट एडेड, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमें कितना चेंज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो हमें पता चल जाएगा। ये रहा Kb डेल्टा Tb इज इक्वल टू मोलारिटी, ये रहा Kb डॉट m। तो ये द सिंपल डेरिवेशन जस्ट मोलर means Kb is called the molar elevation constant या फिर elevation in boiling point when 1 mole of solid is dissolved in 1 kilogram of solid, means जब हम कहेंगे कि जब हमने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाला सॉल्यूशन में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तब जब जो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ उसे हम कहेंगे मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मीन Kb इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा Tb बाय m, मींस हमने 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाला, तब जो वैल्यू आई उसे हम कहेंगे मोलार एलिवेशन कांस्टेंट।
तो उसके इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, इजी इक्वेशंस होते हैं, सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अगर हमने x अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन में डाला तो उसकी वजह से जो भी टेम्परेचर था वो पहले बॉईल हो रहा था उससे ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, मींस बॉइलिंग टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से अब उसे ज्यादा बॉइलिंग की जरूरत है। मींस अगर पहले सॉल्वेंट ये टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर था और ये टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था, लेकिन जब हमने ये टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, तब जाके वो अब ये टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है। तो इससे हम कहेंगे डेल्टा टी बी द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस डेल्टा इसलिए लगाया गया है, डेल्टा इसीलिए लगाया गया है डेल्टा टी बी को हम क्या कहेंगे, दिस माइनस दिस मींस चेंज इन, ओके, तो के टी बी फाइनल माइनस टी बी इनिशियल, ओके, जो फाइनल हुआ माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो तब हमें ये मिलेगा जो कि हो गया डेल्टा टी बी, ओके। तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट मींस जो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें टी बी मिलेगा। तो अब जो हमारा पूरा फार्मूला था उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट टी फाइनल माइनस T initial is equal to W B by M B dot W A in kg, okay। तो ये हुआ हमारा बॉइलिंग पॉइंट का, एंड फ्रॉम इससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मींस एडिशन ऑफ सॉल्यूट। जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं कोई भी सॉल्यूशन में, तब उसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, उसमें क्या वेरिएंस आ रही है, ओके, उसमें कैसी वेरीज हो रहा है। मींस यूजुअली देखा जाता है कि जो सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट पहले था उससे अब कम फ्रीजिंग पॉइंट में, लेस टेम्परेचर में सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, तो उसके हमको फॉर्मूला से हम वो फाइंड कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में। So freezing point is solution is always less than solvent when we add solute in the solution, okay। तो तब हमने देख लिया, तो तब हम देखेंगे कि जब हम डेल्टा टी एफ हम पढ़ेंगे, उसके टी बी मींस यहाँ पर बॉइलिंग था और यहाँ पर टी एफ मींस यहाँ पर फ्रीजिंग था, तो सेम फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मींस यहाँ पर के एफ कांस्टेंट होगा, मींस वो हर सॉल्यूशन हैज डिफरेंट वैल्यू, के एफ डॉट एम मींस यहाँ पर सेम मोलारिटी, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस होगा टी एफ से, मींस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट डब्ल्यू बी बाई एम बी डॉट डब्ल्यू ए इन केजी, ओके। तो हमें मोलारिटी अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो आगे जो भी हम फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं उसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी की वजह से पहले मोलारिटी के इतने सारे क्वेश्चंस कर दो सॉल्व कि फॉर्मूला हम भूल ना पाए, ओके। तो सेम यहाँ पर सब डेरिवेशन और एंड होगा हमारा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम, ओके। तो इसे हम मोलार काइनेस्कोपिक कांस्टेंट कहा गया, जो कि डिफाइन होता है जब हमने 1 किलोग्राम में 1 मोल सॉल्यूट डाला तो जितना कम हुआ जितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो उसे हम कहा गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मींस के एफ की वैल्यू सॉल्यूट की। ग्राफ तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कि फ्रीजिंग पॉइंट का जो ग्राफ होता है, मींस यहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट था वो फ्रीज हो गया है, ओके, फ्रीज हो रहा है। तो पहले
ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मींस जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ये होता था, ये सॉल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है, तो पहले प्योर सॉल्वेंट था वो यहाँ पर फ्रीज होता था, यहाँ पर फ्रीज होता था। मींस ये जो सॉल्वेंट है ना, ओके कंफ्यूजन अगेन, ये भूल जाओ, ये जो हमारा सॉल्वेंट था, अकेला सॉल्वेंट, वो ये टेम्परेचर पर फ्रीज होता था। ओके, ये टेम्परेचर पर फ्रीज होता था, फ्रीज, ये टेम्परेचर पर फ्रीज होता था। लेकिन जब हमने सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, अब जब हमने प्लस सॉल्यूट किया इज इक्वल टू जब सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, तब जो हमने फ्रीज करने रखा तो वो अब ये टेम्परेचर पर जाके फ्रीज होता है, ये टेम्परेचर पर जाके फ्रीज होता है। मींस इनिशियल प्लस 5। ओके, तो डेल्टा टीएफ यहाँ पर होगा, डेल्टा टीएफ क्या होगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, टी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल है उसमें से हमने इनिशियल माइनस किया तो हमने टीएफ मिला। ओके, तो वहां पर था इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल भी था, यहाँ पर भी फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर लिखेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू के एफ डॉट डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू एम बी डॉट डब्ल्यू ए। तो ये हुआ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। अब थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं, अब हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो दोनों टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो श्योर हो जाए, क्लियर हो जाए। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 0.5 to 0.5 to 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज CCHLO6, जिसका मास होगा 180 ग्राम। ओके, m C612 6 72 plus H12 and O8 plus 16 16 6 6 36 6 and 6 plus 9 96। तो 6 plus 2 4 10 and 10 and 80 हो गया 180 ग्राम। yes I am right। रेट तो होगा हमारा WP हुआ हमारा 0.520 ग्राम, MB हुआ हमारा 180 ग्राम, dissolved in and WA हुआ हमारा 80.2 ग्राम ऑफ वाटर, KF दिया है 1.86 एंड KB दिया है 0.5। तो सिंपली हमें डेल्टा TF और फिर डेल्टा TF फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला, मोलैलिटी फाइंड किया, जाने दो 0.36, तो यहाँ पर हमने मोलैलिटी फाइंड की 0.036 आया। ओके, 0.036 आई मोलैलिटी। तो डेल्टा TB, अब हमें पहले बॉइलिंग पॉइंट, तो KB क्या था हमारा, KB था 0.5 तो 0.52 into 0.036 करेंगे तो हमें डेल्टा TB चेंज इन टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। ओके, चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा, मींस कितना बड़ा, मींस कितना बड़ा, तो कितना प्लस हुआ, तो मान लेते हैं यहाँ पर प्लस हुआ था 0.018। ओके, तो डेल्टा TB हो गया हमारा, डेल्टा TB हो गया हमारा 0.018। ये दोनों को से मल्टीप्लाई किया, मींस हमने मोलैलिटी फाइंड कर दी है इससे, इससे और इससे मास से। ओके, तो यहाँ से हमने मोलैलिटी फाइंड कर दी और Kb के साथ जो भी कांस्टेंट है जो कि 0.52 दिया गया है, 0.52 में याद रखना कि वाटर का Kb 0.52 ही है, वो बहुत बार रिपीट होकर इसलिए याद हो जाएगा। क्योंकि Kb हमें दिया गया है तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके हमने 0.018 Tb फाइंड किया। अब कंसेप्ट क्या था कि पहले x था लेकिन अब x प्लस 0.18 हुआ। ओके, 0.018 हुआ डेल्टा TB। तो अब हमने x फाइंड करना है, तो डेल्टा TB माइनस 0.018 मींस यहाँ पर डेल्टा TB होगा हमारा 3.373 पॉइंट, वो हमारा केल्विन का 373 पॉइंट समथिंग। ओके, तो यहाँ पर 373 प्लस इतना हुआ। ओके, तो पहले 373 था वाटर का हमें पता है, प्लस 0.018 हुआ मींस इतना बड़ा, इलेवेशन है मींस बड़ा, मींस प्लस करने का। ओके, 0.018 हुआ तो हमारा फाइनल हुआ 373 प्लस 0.018 मींस 373.02 केल्विन हमारा हुआ, राउंड ऑफ करके। ओके, राउंड ऑफ करके
373 मींस जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा। याद रखना है, सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि डेल्टा टीबी मींस चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में, मींस 373 प्लस x, वो x कितना हुआ वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ओके, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो फिर उसे 373 में से माइनस करेंगे हम, तो फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। 373 को प्लस करेंगे तब हमें चेंज पता चलेगा। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि एक बॉयल और 373 पे एक्चुअल होता है, एक स्टैंडर्ड लिमिट है। डेल्टा टीबी मींस चेंज कितना हुआ। ओके, मींस यहाँ पर x चेंज हुआ 373 में, तो जब हम ये दोनों को प्लस x में से x प्लस करेंगे तब हमें फाइनल बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ओके, जब प्लस करेंगे तब हमें फाइनल बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट में हमें पता है कि कम हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में पता है कि टेम्परेचर कम होने के साथ, फ्रीजिंग मींस ज्यादा कम टेम्परेचर में हो रहा है, मींस जल्दी टेम्परेचर में हो रहा है, तो उसमें हम माइनस करेंगे 373 में से। इतना याद है, बॉइलिंग पॉइंट में प्लस करना है जो वैल्यू आई, और 373.15 साथ ये वैल्यू 373.15 ये राउंड ऑफ करके लिखिए, लेकिन 373.15 एक्चुअल वैल्यू है। और फ्रीजिंग पॉइंट में 373.15 में से माइनस करनी है ये वैल्यू, तो हमें फाइनल बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें और भी फ्रीजिंग पॉइंट भी फाइंड करना है। फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो मोलैरिटी हुई थी हमारी 0.036 इनटू फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 1.86, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.036 ये रहा। ओके, तो 1.86 में हमें मिला 0.66, तो यहाँ पर 273.15। ओके, 270 वहां पर 373 नहीं 273 है, 273.15 माइनस 0.66 करेंगे तो हमें फाइनल जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 3.273। ओके, 273 है, नहीं सॉरी यहाँ पर 373। जैसे कि 100 टेम्परेचर पर वो बॉईल करता है, 100 टेम्परेचर बॉईल करता है, वैसे 0 टेम्परेचर पर वो फ्रीज होता है। इसलिए यहाँ पर +100 है, +100 है, और यहाँ पर -100। ओके, -100 मींस यहाँ पर 373 ही होगा और यहाँ पर 273 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है बॉइलिंग 100 टेम्परेचर पर होता है, मींस 373 केल्विन पर होता है। यहाँ पर फ्रीजिंग माइनस मींस 0 डिग्री पर होता है, जिसमें 273 पे होता है। ओके, तो इसलिए वहां पर 370 होगा, यहाँ पर 270 होगा। एवरीथिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे हमें पता है ऑस्मोसिस क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बिना होता है, वो बेस करता है प्रेशर पे, प्रेशर। तो यहाँ पर बेसिकली थियरी है जैसे कि दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इनटू द रेजिन थ्रू इट्स स्किन व्हिच एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्मोसिस में, जैसे कि परमेबल टू ओनली सम मॉलिक्यूल्स, कुछ ही मॉलिक्यूल को अलाउ करती है, कुछ ही को नहीं करती। वो फॉर्मूला आपको कहा, एक सेमी परमेबल टू फ्लो ऑफ वाटर को लो कंसंट्रेशन, दिस केस द सॉलिड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, the process continues till the concentration of solution both sides are equal। बीकर है, एक बड़ा सा बीकर है, बीच में यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ से सॉल्यूशन डाला है, तो यहाँ से सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, अभी सॉल्यूशन यहाँ पे डाला है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। ओके, मींस यहाँ पर भी x कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी x कंसंट्रेशन। ओके, तो ये थी बेसिक कांसेप्ट ऑस्मोसिस का। लेकिन जब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का ऐसा कांसेप्ट है कि हम ओके, तो यहाँ पर हमने डाला था x सॉल्यूशन डाला था। ओके, सॉल्यूशन डाला था। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ओके,
तो रिवर्स ऑस्मोसिस की जब हम बात करें तो रिवर्स ऑस्मोसिस में यहां से प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है सॉल्यूशन साइड पर। अब यहां से प्रेशर डालेंगे तो यहां से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो यहां पर रह जाएंगे और जो सॉल्वेंट होगा यहां पर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है कुछ ही, या फिर सॉल्यूट को अलाउ करेगी या फिर सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, मोस्ट प्रोबेबली सॉल्वेंट को ही अलाउ करती है। तो सॉल्यूट यहाँ पर रह जाएगा और सॉल्वेंट फ्लो कर जाएगा, मींस यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट होगा और यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूट रहेगा। जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर एज अ फिल्ट्रेशन, मींस यहाँ पर देखो फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन देखा गया कि जो सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट था वो यहाँ पर फ्लो कर गया और सॉल्यूट यहाँ पर रह गया, जिसकी वजह से हमें प्योर सॉल्वेंट मिला। तो यही मैकेनिज्म हमारी यूज होती है आरओ सिस्टम में। आरओ का फुल फॉर्म ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस मींस यहाँ पर सॉल्यूशन साइड में, मींस जो हमारा पानी होता है वो साइड पे हमने प्रेशर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें प्योर वाटर मिला। यहाँ पर डर्टी वाटर था और यहाँ पर हमें प्योर वाटर मिला, जो कि हम फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस का फंडा, तो कि हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर देते हैं और हमें प्योर फिल्टर होके प्योर वाटर मिलता है। और बेसिकली नीड है यहाँ पर सेमी परमेबल, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। ये पर सॉल्यूशन की ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ लेना, लेकिन बेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमी रिवर्स ऑस्मोसिस। द ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर बेस करता है osmotic pressure. The osmotic pressure, okay, तो हम पढ़ते हैं flow of solvent into the solution from higher concentration to lower concentration on pure solvent can be stopped if some extra pressure is applied to side of solution which is higher concentration. This pressure just stop the flow of solvent from osmotic pressure. Okay, तो osmotic pressure को हम ऐसे explain करेंगे। osmotic pressure को, ये बीकर है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से यहाँ पर सॉल्यूशन है, ओके, सॉल्वेंट है, वो यहाँ से इस साइड सेमी परमेबल जो फ्लो हो रहा है, ओके, फ्लो हो रहा है विदाउट एनी, यहाँ पर कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया, सिर्फ परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्वेंट है जो कि यहाँ से इस साइड फ्लो कर रहा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इसे कहा गया कि यहाँ पर हम जितना प्रेशर डालेंगे, यहाँ पर हम एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर डालेंगे, जिसकी हेल्प से ये जो फ्लो ऑफ वाटर है वो स्टॉप हो जाएगा। मींस यहाँ पर प्रेशर इतना हो गया कि पानी अब एंटर नहीं कर पा रहा, ओके, एंटर यहाँ पर नहीं करेगा। तो वो अमाउंट ऑफ प्रेशर को बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो यहाँ पर by definition हम पढ़ेंगे the pressure applied on other side of solvent to stop the flow of water from one side to another side is known as osmotic pressure, okay, clear। तो यहाँ पर उसी को नाम दिया गया osmotic pressure। The osmotic pressure may be defined as excess pressure that must be applied on side of solution to just prevent the passage of pure solvent into it when the two separated by semi permeable membrane। just to फ्लो को बंद करने के लिए, जो कि पानी सॉल्वेंट से आ रहा था उसे बंद करने के लिए जितना ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड हुआ, वो प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड, और इट डजंट मैटर if the solution has same osmotic pressure, they are okay। और osmotic pressure के बेस पर, osmotic on the basis of osmotic pressure solution is
divided into 3 types. Okay, first is isotonic, second is hypotonic, third is hypertonic. ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है कि वो आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है। ये हो गया हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो तो उसे कहेंगे हम आइसोटोनिक। जब यहाँ का प्रेशर कम हो यहाँ से, ओके, मींस यहाँ से फ्लो करेगा वाटर, फिर तो यहाँ पर हम कहेंगे जब एक साइड का प्रेशर दूसरे साइड से कम हो तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक, और एक साइड का ज्यादा हो उसे कहेंगे हाइपरटोनिक। अब उसे सेल, बेसिकली वो सेल के बेस पर पढ़ा जाता है कि जो कि सेल स्ट्रक्चर हमारा, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ये सेल है, ये सेल है हमारा। बेसिकली जो सेल है ना वो वाटर ऑस्मोसिस से लेता है, ओके, अपने अंदर वाटर ऑस्मोसिस से लेता है। मींस जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम होगा तब उसे कहा गया ऑस्मोटिक और आइसोटोनिक जिसमें वाटर ऑफ फ्लो, जिसमें फ्लो ऑफ वाटर नहीं होता, ओके, क्योंकि प्रेशर सेम है तो वाटर फ्लो नहीं होगा। देन हाइपोटोनिक मींस सेल के अंदर का प्रेशर कम है बाहर के कंपैरिजन में, ओके, सेल के अंदर का प्रेशर कम है बाहर के कंपैरिजन में, जो बाहर जितना भी वाटर होगा वो सारा सेल के अंदर चला जाएगा, ओके, जो जिसका नाम दिया गया हाइपोटोनिक। तो इसमें सेल क्या करता है, स्वेल अप मींस बाहर का पानी अपने अंदर लेकर वो खुद स्वेल हो जाता है, मींस फूल जाता है। एंड नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक मींस अंदर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू बाहर कंसंट्रेशन, तो वो वाटर होगा वो लूज कर देगा और इसमें सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आइसोटोनिक में कोई फ्लो ऑफ वाटर नहीं होता, हाइपोटोनिक में सेल अपने अंदर सब वाटर ले लेता है और हाइपरटोनिक में अपने अंदर का पानी लूज कर देता है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर 3 डिवाइड किया गया था सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पर बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला दिया गया है पाई इज इक्वल टू CRT, यही हमें याद रखना है। पाई इज इक्वल टू, पाई मींस हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू CRT। तो यहाँ पर C हो गया हमारा मोलैरिटी, ओके, C इज इक्वल टू मोलैरिटी याद रखना है। ऐसे तो कंसंट्रेशन कहते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन में भी कौन सा, मोलैरिटी। तो यहाँ पर दिया गया मोलैरिटी तो मींस पाई का फिर फाइनल फार्मूला का मोलैरिटी का फार्मूला N ऑफ B मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर RT। R हो गया हमारा वेपर कांस्टेंट और T हो गया टेंपरेचर, ओके। फिर हमने ऐसे भी दिया है, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसे कैसे किया, पाई इज इक्वल टू NB बाय VRT था हमारा, तो NB को हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स, तो WB बाय MB डॉट VRT, तो V को यहाँ पर पाई V इज इक्वल टू WB बाय MB RT, ओके। तो ये सारे डेरिवेशंस हो गए जो कि इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ से हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, थियरी थोड़ी पढ़ना, ऐसा तो काम की तो है।
तो osmotic pressure of an aqueous solution of protein containing 0.63 ग्राम हमारा हो गया WB एंड प्रोटीन 100 ग्राम ऑफ वाटर मींस हो गया हमारा 100 ग्राम ऑफ वाटर। टेम्परेचर हो गया 300, 100 ग्राम ऑफ वाटर ग्राम में दिया गया 0.01। ओके, तो मास दिया गया है प्रोटीन का, सॉरी वेट दिया गया है प्रोटीन का, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। ओके, तो मास फाइंड करना है। ओके, मास m सॉल्यूट मींस मास फाइंड करना है कि मास कितना होगा प्रोटीन का। तो मैं वेट दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, r 0.082 कांस्टेंट है वो दिया गया है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 2.60 × 10⁻³ तो हम सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे पाई v is equal to WB by MB dot RT। तो यहाँ पर हम MB यहाँ पर ले जाएंगे तो MB is equal to WB by pi V dot RT। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे वैल्यू 0.63 हो गया WB 82, यहाँ पर ये हो गया हमारा R, ये T, यहाँ पर पाई की वैल्यू 2.6, ये 2.6 × 10⁻³ एंड वाटर का वेट। ओके, लीटर में था, यहाँ पर 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम में 100 मिलीलीटर। ओके, तो 0. यहाँ पर मींस देखो 1 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो देन 100 मिलीलीटर विल बी हाउ मच लीटर। तो यहाँ पर 100 × 1000 1 × 1000 तो यहाँ पर 1 2 3.66 हो गए। तो यहाँ पर 0.100 मींस हो गया वैल्यू। तो यहाँ पर 0.100 लिया। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इतना ग्राम मोल इनवर्स आएगा, तो हम 1 2 3 तो 61.022 किलोग्राम पर मोल हम किलोग्राम पर मोल उसका मास लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है ऐसा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो एक प्रेशर इज हार्डर ऑस्मोटिक, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया कि अगर हम प्योर जो सॉल्यूशन के साइड पर अगर प्रेशर दे तो प्योर सॉल्वेंट हमें मिलता है, उसका नाम दिया गया रिवर्स ऑस्मोसिस। वो ग्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वाटर को सॉल्व करने के। ये प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड पे हमने प्रेशर दिया। The direction of flow of solvent can be reversed. As a result, the pure solvent flows out to the solution through semi-permeable membrane. This process is called reverse osmosis. जैसे पहले मैंने समझाया। अब थोड़ी इंटेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। Define the colligative property, okay? And list two colligative properties. Colligative properties क्या थी? The property of solution which depends upon the number of solute present in the solution, which is known as colligative properties, and list two colligative properties जैसे कि हमने चार पढ़ी, relative lowering of vapor pressure, boiling point, elevation of boiling point, depression of freezing point, and last one is osmotic pressure. What type of liquid pairs show positive deviation and negative deviation? Okay, तो यहाँ पर जिसमें interaction of AB are weaker than AA and BB are show positive deviation, and interaction of AB are stronger than AA and BB shows negative deviation. जिसके आप example लिख के देख लेना। Why is the determination of osmotic pressure a better method as compared to the other colligative properties decided by molar mass of biomolecule? क्योंकि जो osmotic pressure है उसके बेस पर हमें बहुत इजी वे से सिंपल कैलकुलेशंस में से जो मास ऑफ प्रोटीन्स होता है, मास ऑफ प्रोटीन्स हो गया जो कि हमें बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली वर्ड यूज किया है, वो बेटर डिफाइन करता है क्योंकि वो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आती है और हमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, और टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ डिफाइन करता है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसको हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड, और यहाँ पर जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ेगी, और एक बार रिवाइज कर लेना तो कभी भूल ना जाओ। जो डेरिवेशन उसमें ज्यादा ध्यान देता है, फॉर्मूलास ज्यादा याद रखना। दोनों ग्राफ चल रहे हैं, जितने भी ग्राफ्स है केमिस्ट्री में, सभी ग्राफ से आप याद करोगे तो और इजी होगा केमिस्ट्री। ग्राफ इजीली एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। देन मोलैरिटी, देन ppm पार्ट्स पर मिलियन, देन नॉर्मैलिटी, वो सारी जो बेसिक्स है वो याद अच्छे से याद
याद रखना, बेसिक्स है वो अच्छे से याद रखना, जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन चैप्टर और बहुत इसका कंटेंट ज्यादा है एग्जाम में, तो उसके इससे ज्यादा अच्छे से करना।